स्टूडेंट्स, जितेंद्र पांडे। और आज आपके प्यारे से चैनल O2 पेन पे मैं अपने एक और नए टीम मेंबर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये है मिस्टर खगेश, जो फिजिक्स के लिए IIT, JEE और नीट और CBSE सबके एक्सपर्ट माने जाते हैं। वेरी गुड टीचर इन एनसीआर। आज खगेश सर आपका स्टार्ट करेंगे। व्हाट फिजिक्स का कौन सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं सर? आज हम ड्यूअल नेचर। ठीक है, तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, पढ़िए। खगेश सर, ओवर टू यू। तो हेलो एवरीवन, आई होप ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर होगा आपको। एंड माय नेम इज खगेश एंड आई completed my graduation in electrical engineering. Then after that I complete my post graduation in nanoscience and nanotechnology from Jamia Millia Islamia. Then after that I also work in a government organization as assistant engineer. I qualify GATE exam also. I work in a different organization for the JEE or NEET preparation along with the board exam also. So here I am today for completing your, I try to complete the आपके 20 तारीख को एग्जाम भी हैं, 20 फरवरी को फिजिक्स का। तो ऐसा बोला जाता है कि फिजिक्स का एग्जाम जो है वो ज़्यादातर पेपर 2025 का अगर आप पेपर देखोगे तो पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे भी था। तो मैं कोशिश करूंगा आपको कि अब जब आप एग्जाम देने जाओ, जो बच्चे इस बार 12th के एग्जाम दें उनको ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है, ऐसा मैं कोशिश करूंगा। अच्छा देखो, समय बहुत कम है, तो इस कम समय में हम बहुत डिटेल में फिजिक्स को नहीं पढ़ पाएंगे, ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। उसका रीजन ये है कि टाइम कम है, चैप्टर्स ज़्यादा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको दे पाऊँ अपनी तरफ से, वो मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और जहाँ तक बात रहा, ऐसे कई सारे सेक्शन है क्लास 12 की, जब आप फिजिक्स देखोगे एनसीईआरटी का, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है, वैसे ही आपका अल्टरनेटिंग करंट है, EMW है, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है। तो जैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सेक्शन हो गया आपका, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स हो गई। मॉडर्न फिजिक्स में आपके 4 सेक्शन है पूरे पूरे, है ना। एक आपका ऑप्टिक्स का पोर्शन है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, जिसको आप रे और वेव के नाम से जानते हो। तो अभी वाले में जैसे हम मॉडर्न फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स में मैं आपको इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूला हैं, ग्राफ हैं, वो सारे डिस्कस करूंगा। और आपको इसकी वजह से ये इतना जरूर हो जाएगा कि एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जैसे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, तो वो आपको सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है ना। बाकी डिटेल में फिजिक्स इतने कम समय में पॉसिबल नहीं है, तो मैं कोई आपसे फॉल्स ऐसे प्रॉमिस नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, जितना मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, अगर उसको भी आप देख के जाते हो एग्जाम में, तो आपके सवाल बनने लगेंगे। और अभी आपका टारगेट भी वही होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं। आपको फिजिक्स कम आती हो, ज्यादा आती हो, एवरेज आती हो, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज कि आपका जो है एग्जाम में सवाल बन रहा है या नहीं। आपने मान लो कोई चैप्टर पढ़ा, अब उस चैप्टर के सवाल अगर बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको वो चैप्टर ठीक है, आपके मतलब आपके लेवल पे वो चैप्टर ठीक ठाक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है मॉडर्न। अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स का अगर आप वेटेज देखोगे तो 14-15 नंबर का वेटेज है उसका टोटल, है ना, आउट ऑफ 70। तो लगभग 22% के आसपास देखोगे तो मॉडर्न फिजिक्स के आपके सवाल बनते हैं, जिसमें ड्यूअल नेचर है, एटम है, न्यूक्लियाई है, सेमीकंडक्टर है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मॉडर्न फिजिक्स जो है ये कंप्लीट कराने का हमारा पूरा कोशिश रहेगा, है ना। अगर आप देखोगे तो इजी भी है, स्कोरिंग भी है। आप कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हो, तो आपके माइंड में भी रहता है 11th का कुछ चीज, है ना। तो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में, अच्छा देखो, कुछ कुछ चीजें जो मतलब जो भी इस चैप्टर में टर्म्स यूज होते हैं, बेसिक टर्म्स, पहले मैं कोशिश करता हूं कि उसको आपको एक्सप्लेन कर दूं, ताकि जब हम फॉर्मूला और ग्राफ में जाए तो आपको ये ना सोचना पड़े कि जैसे ड्यूअल नेचर का क्या मतलब है, वर्क फंक्शन क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ठीक है। तो ये सब बेसिक टर्म्स है। अगर ये आपको थोड़ा सा आइडिया है इन चीजों का, तो आप न्यूमेरिकल को इजिली रिलेट कर पाते हो। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर जो डेटा गिवन है, आप डेटा को एक्सेस कर पाते हो, और देन आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हो एग्जाम के अंदर, है ना।
और सबसे बड़ी चीज कि जब आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करते हो तो यूनिट का खास ध्यान रखना है कि कहीं एंगस्ट्रॉम में गिवन है, कहीं आपका लेट अस सपोज वो अलग अलग फॉर्मेट में गिवन है, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में मैं कुछ कुछ चीज आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो, जैसे इसमें एक चीज आप देखते हैं ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का क्या मतलब है? इसमें सबसे बेसिक बात तो ये है, ड्यूअल का मतलब क्या होता है? ड्यूअल का मतलब आप समझ सकते हो कोई दो चीज है, टू पार्टिकल्स या दो नेचर। ड्यूअल नेचर मीन्स टू नेचर, दोहरा जो नेचर होता है, टू नेचर। ऐसे बहुत सारे आपके दोस्त यार होते होंगे ना, बहुत सारे आपके जानने में लोग होते होंगे जिनके ड्यूअल नेचर होते होंगे। आप अपने डेली लाइफ में बोलते भी हो कि यार इसका ना दो तरीके का नेचर, सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। तो वैसे ही जो मैटर और रेडिएशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनके भी ड्यूअल नेचर है, दो तरीके के नेचर है। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि जैसे ड्यूअल नेचर, दो नेचर, किसका दो नेचर है? टू नेचर ऑफ मैटर, टू नेचर ऑफ मैटर। टू नेचर ऑफ मैटर का मतलब क्या हो गया? अच्छा, मैटर से यहाँ क्या मतलब है? मैटर से यहाँ पे हम छोटे पार्टिकल्स के बारे में बोल रहे हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, है ना। तो ये सब आपके मैटर के अंदर आ रहे हैं। और तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के हम दो नेचर की बात करें, जैसे स्टार्टिंग में देखोगे तो ये ऐसे समझा गया था प्रीवियसली कि जैसे आपका लाइट है, आप सब जानते हो कि लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, जिसको आप ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हो। तो जैसे अगर हम देखें तो प्रीवियसली ये बोला जाता था, प्रीवियसली हम ये बोलते थे कि जैसे जो लाइट है हमारा वो वेव की तरह है। वेव यानी कि वेव से मेरा मतलब है EMW की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यू कैन से दैट ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। ठीक बात है यहां तक? तो लाइट को हमने शुरू में बोला कि ये जो है वेव की तरह है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या फिर एक ट्रांसवर्स वेव है। और हमने ये समझा कि जो हमारे मैटर है, यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, वो किस फॉर्म में है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पार्टिकल के फॉर्म में है। तो प्रीवियसली हमारा एजम्पशन ऐसा था कि लाइट वेव की तरह बिहेव करती है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पार्टिकल की तरह बिहेव। बाद में कुछ आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफी रिसर्च के बाद, ठीक है, तो बाद में क्या बोला गया? आफ्टर लॉन्ग टाइम ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिला कि जो आपका लाइट है, जो आपका लाइट है, जो आपका लाइट है वो दो तरीके से बिहेव कर रहा है, यानी कि वो वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है और मैटर की तरह भी बिहेव कर रहा है। वेव प्लस मैटर नेचर को सो ठीक है। दूसरा ये बोला गया कि ये वेव की तरह भी है और मैटर की तरह भी है। मैटर का मतलब लाइट में मैटर से क्या मतलब है? मैटर का मतलब यहाँ पे है फोटोन से। जैसे ऐसे ऐसे समझो कि जो लाइट में से सन है, सन एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, तो वहां से जो एनर्जी आ रही है वो कैसे आ रही है? छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आ रही है, जिसको आप क्वांटा या क्वांटम के रूप में बोलते हो, है ना। डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो, ठीक। तो लाइट जो है वो वेव की तरह भी बिहेव कर रही है और मैटर की तरफ। यहां मेरा मैटर से मतलब क्या है? फोटोन से, ठीक है। और जो मैटर है यानी कि जो फोटोन है, मैटर यानी कि जो फोटोन है, वो फोटोन भी आपका कैसे बिहेव कर रहा है? फोटोन इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक कि ये वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है। वेव प्लस पार्टिकल नेचर, इसमें भी वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। अच्छा, ठीक बात है। तो इसी चीज को जब आगे चल करके बहुत बाद में एक साइंटिस्ट है डी ब्रॉगली, है ना, लुइस डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने इसी चीज के बारे में बताया, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ थी वो कितनी थी? H/E। यहाँ पे आपका मोमेंटम है, और मोमेंटम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, दिस इज मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। सॉरी, इतना चीज आपको क्लियर है? अच्छा, बाद में
अच्छा, यहां से आप एक चीज देखो कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि लेमडा इज इक्वल टू एच बाई मोमेंटम इज एम इंटू वी, तो आप यहां से दो चीज देख सकते हो कि अगर आप मोमेंटम, यानी कि अगर आपका मोमेंटम बढ़ रहा है तो वेवलेंथ कम हो रहा है, और अगर आपका मोमेंटम कम हो रहा है तो वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है पार्टिकल की, है ना। अच्छा, दूसरी चीज अगर आप मास के साथ भी देखोगे तो लेमडा जो है मास के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, यानी कि अगर मास बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगी, और अगर आपका मास कम होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। यहाँ पे एक एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे मान लो आपका एक क्रिकेट बॉल है ना? तो क्रिकेट बॉल में आपका ऐसा होता है कि ये जो है आपका मास नेचर को शो कर रहा है, लेकिन वेव नेचर को शो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका मास कैसा है, मास, अच्छा वेव नेचर को शो करे, वेव नेचर शो करने का मतलब क्या, उसकी वेवलेंथ दिखेगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मास ज्यादा है। अच्छा, मास ज्यादा है अगर क्रिकेट बॉल का तो वेवलेंथ कम है, तो वेव नेचर है लेकिन इतना कम है कि आपको वो ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आप छोटे पार्टिकल्स को लो, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अगर आप इसको देखोगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा कि इस केस में इसका मास बहुत कम है। जैसे इलेक्ट्रॉन को ले लो, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg मास है, तो मास बहुत कम है तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। अगर वेवलेंथ बहुत ज्यादा है यानी कि वेव कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है, ओके। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आपको देखने को मिलती। अच्छा, ये जो ड्यूअल नेचर है, जो वेव नेचर है, अगर आप में से कोई कभी भी आगे चल के हायर स्टडीज में जाता है और अगर वो फिजिक्स को परस्यू करता है या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स जैसे नैनो साइंस वगैरह का अगर कोई कोर्स करता है, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी या फिजिक्स का कोर्स करते हो, तो उसमें एक सब्जेक्ट आती है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे इसका पूरा डिटेल वर्जन है, उसका बहुत छोटा सा हिस्सा मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, इतना जानकारी आपके लिए सफिशियंट है। ओके, गो टू द नेक्स्ट। सो नाउ यहां तक की बात आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, इसी में एक टर्म तो ये हो गया। अच्छा, आपको समझ में आ गया ड्यूअल नेचर क्या है, ड्यूअल नेचर क्यों बोल रहे हैं, फोटोन क्या है, पार्टिकल क्या है, कैसे उसका वेव नेचर है, कैसे उसका पार्टिकल नेचर है, यहां तक की स्टोरी मोटा मोटा हमें समझ में आ चुका है। अब इसमें एक टर्म बार बार यूज होता है, वर्क फंक्शन। तो हम थोड़ा सा वर्क फंक्शन को जान लेते हैं क्या है। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को किसी किसी बुक में डब्ल्यू से लिखता है, वर्क फंक्शन को कहीं कहीं डब्ल्यू से लिखता है या फिर कहीं कहीं फाई से लिखता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं एक बार कि ये है क्या चीज, ये है क्या चीज। चलो, तो वर्क फंक्शन क्या चीज है, वर्क फंक्शन को ऐसे समझ सकते हो आप कि लेट अस सपोज कि जैसे मान लो कि ये कोई मेटल सरफेस है, ठीक है। अब मेटल क्या है, शुरुआत में तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि इसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज का नंबर है उतना ही निगेटिव चार्ज है, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी बोलते हैं। स्टार्टिंग में जब ये आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब हमने इससे कोई वायर वगैरह कनेक्ट नहीं किया, एक मेटल का सर्फ, एक मेटल है ला के रखा है, इसके अंदर जितनी पॉजिटिव चार्ज है उतनी ही निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो मान लो कि मेटल के सरफेस के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, इस इलेक्ट्रॉन को, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड टर्म है, वहां पे बार बार आपको वर्क फंक्शन देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, अगर हमें उस इलेक्ट्रॉन को यहां से खींच करके मेटल के सरफेस से अगर बाहर लाना है, ठीक है, तो अगर, तो उसको एनर्जी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करा के मेटल के सरफेस पे लाने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। एक बार फिर से सुनेंगे, जैसे आपको ये, मैं सपोज करो ये कोई मेटल का सरफेस है, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट अस सपोज जैसे ये एक मेटल का सरफेस है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को खींच करके जब बाहर आप ले आते हो तो बाहर कैसे आता है, किसी एनर्जी की वजह से आएगा,
तो जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इसके इलेक्ट्रॉन को खींच करके मेटल के अंदर से मेटल के सरफेस पे लाने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम metal, the required minimum energy is called work what? It's called work function। ठीक है, अब अलग अलग मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन, सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा होता है ना। तो जब क्वेश्चन पेपर में आपको वर्क फंक्शन के बारे में बोलेगा तो जो भी मेटल होगा उसका वर्क फंक्शन वो बताएगा। वर्क फंक्शन मतलब गिवन होगा उसका, ठीक है। तो सॉरी, सीजियम का सबसे कम होता है और आपका जिंक का, प्लेटिनम का, इनका थोड़ा ज्यादा होता है। तो वो क्वेश्चन में बता देगा डेटा कि कितना उनका वर्क फंक्शन है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में दे देगा कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका वर्क फंक्शन है। और आपको पता है, अगर आपको मान लो किसी भी चीज को कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर जूल में कन्वर्ट करना है कोई डेटा को, तो मान लो अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इसको जूल में ले जाना है, तो कैसे ले जाओगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए आप उसको कन्वर्ट कर देते हो। कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल से, मतलब इतने इससे मल्टीप्लाई करते हो। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आप कर देते हो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो ये डेटा किस में कन्वर्ट हो गया। अब वैसे इसका अपोजिट जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना हो तो इस नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये सब बेसिक चीजें हालांकि, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आपको इसमें देखने को मिलता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड टर्म, मतलब एक टॉपिक है। तो फोटो, ये इसमें ये होता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के जो मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आता है, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर के आगे ट्रांसमिट होता है, आगे बढ़ता है। तो मेटल के सरफेस से जो भी इलेक्ट्रॉन आपका निकलता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन आपका निकलता है, उनको स्टॉप करने के लिए, उनको रोकने के लिए जितनी भी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, अपोजिट वोल्टेज, मतलब निगेटिव एक्सिस में, निगेटिव एक्स एक्सिस में जो आप वोल्टेज देते हो, उसको आप क्या बोलते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस सी बात है निकल के मेटल के सरफेस पे आएगा, है ना। अब वो निकल करके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके जा रहा है, तो हमें उसको रोकना है अगर मान लो, तो उसको रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टॉप करने के लिए जो हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं निगेटिव में, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आई होप कि आपको ये चीज पता होगा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल में आप देखते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, अच्छा जो इलेक्ट्रॉन, ऐसे सपोज करो कि ये मेटल है, ये मेटल का सरफेस है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके जा रहा है, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके आगे जा रहा है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी EV नॉट, E इंटू वी नॉट, वी नॉट इज द पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रॉन, ये ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ऐसे समझो कि आपने वर्क डन पढ़ा होगा, वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना है तो एक्सेलरेट कौन कराएगा, एक्सेलरेट कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट है, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है जो उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराएगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ जा रहा है, दैट इज द EV नॉट। अब अगर ऐसे समझो कि अगर आप V नॉट को बढ़ाओगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हमें इसको रोकना है तो हमें क्या करना होगा, पोटेंशियल को निगेटिव में अप्लाई करना होगा। ऐसे समझो कि मान लो कोई सर्किट है, अब एनोड और कैथोड दोनों है, तो आपने कनेक्शन किया। अब ऐसे करो
कि आप उसके टर्मिनल को रिवर्स कर दो, तो जैसे ही टर्मिनल को रिवर्स करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था वो क्या होगा, रुक जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको आप वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हो। तो ये कुछ वो टर्म थे जो आपको बार बार न्यूमेरिकल में देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि ये सारा जो बेसिक टर्म है ये समझ में आ गया। नाउ वी गो टू द फॉर्मूला डायरेक्टली, जहां से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। ठीक है, तो एक बार हम उसको डिस्कस करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम नाउ वी गो टू द, कि जो एनर्जी है वहीं से स्टार्ट करते हैं कि फोटोन की एनर्जी कितनी है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन, अब आपको पता है कि फोटोन क्या है। एनर्जी ऑफ फोटोन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। एनर्जी ऑफ फोटोन, देखते हैं यहाँ पे। तो जो फोटोन की एनर्जी है, ये कितनी होती है, दिस इज ई इक्वल टू एच न्यू। तो बेसिक है सबसे पहले, एनर्जी ऑफ फोटोन इज ई इक्वल टू एच न्यू। न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू एच फ्रीक्वेंसी, एच इज प्लैंक्स। इसकी वैल्यू कितनी, 0.6 10 टू द पावर, यूनिट ध्यान रखिए, इक्वल टू एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी। अच्छा, न्यू और वेवलेंथ में एक रिलेशन होता है, सी बाई लैम्डा। तो यहाँ से दूसरा फॉर्मूला आपका बन जाता है सी बाई लैम्डा, ई इक्वल टू एच न्यू, और न्यू इज सी बाई लैम्डा। तो दूसरा फॉर्मूला आपका यहाँ से। उसके बाद हम सेकंड सीधा आ जाते हैं वर्क फंक्शन सेकंड पे। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को आप W से लिखो या फिर फाई से लिखो। वर्क फंक्शन W या फाई, दिस इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कॉल्ड थ्रेशोल्ड, न्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अच्छा, अभी आपको पता था वर्क फंक्शन क्या है, और न्यू नॉट को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बोलते हैं। ये दो फार्मूला बेसिक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है जिस पे सवाल बनते हैं, वो आपका होता है आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, देखो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का जो बेसिक, अच्छा इसमें आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे सपोज करो ये मेटल है, इसमें बहुत सारे अंदर इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए। ये सारे जब इस पे कोई एनर्जी इंसिडेंट होगी, मान लो जो सन, जैसे मान लो सन एनर्जी, सन से ही एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी इस पे आ रही है। वो एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे वो कितनी है, ई इक्वल टू एच न्यू की एनर्जी इस पे आ रही है। इस एनर्जी को
यहाँ पे जो बैठे हुए इलेक्ट्रॉन है, जब ये एनर्जी इस पे रेडिएट होगी, इंसिडेंट होगी, तो वो एनर्जी को कौन ऑब्जर्व करेगा? इसके अंदर जो बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब इसके पास, जब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा तो वो क्या करेगा? यहाँ पे वाइब्रेशंस वगैरह होंगे इसके अंदर, है ना, वो इस एनर्जी को कैप्चर करेगा और यहाँ से जो कुछ इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहाँ आएंगे? अंदर से मेटल के सरफेस वाले जो बिल्कुल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वाले जंप करके कहाँ आएंगे? मेटल के सरफेस पे, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर के क्या हो जाएंगे? आगे चले जाएंगे। तो यहाँ से जो एनर्जी आई और जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स थे, इस इलेक्ट्रॉन को खींच करके जो यहाँ तक लाया, वो कौन था? वर्क फंक्शन, अभी हमने पढ़ा। अब ऐसे समझ लो कि मान लो जैसे कोई एलिमेंट है, कोई मेटल है, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट, जैसे सोडियम है। सोडियम क्या है? एक मेटल है। अब सोडियम एक मेटल, सोडियम अपने आप में जैसे क्या है? एक एलिमेंट है, उसके कई सारे एटम होंगे, है ना। तो हर एक एटम का अपना एक, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ते हो तो न्यूक्लियस में आपका पॉजिटिव चार्ज है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है आपका, तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ऐसे कई सारे एटम है, आपने जब एनर्जी इंसिडेंट की तो ये एनर्जी को कैप्चर करने से क्या हुआ? ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। बॉन्ड ब्रेक होने से जो इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट वाले, वो जंप करके सरफेस पे आए और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से गए। तो इनको ब्रेक करने में, इनको बाहर निकालने में इस इलेक्ट्रॉन को जिसने मदद किया वो कौन था? वर्क फंक्शन था। इसी को आप वर्क फंक्शन बोल रहे हो, डब्ल्यू या फाई, जो भी आप कह रहे हो। तो ये दो चीजों में स्प्लिट हुई, किसमें? जो ई था वो टूट गया एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के में और डब्ल्यू में। तो आपका जो ई था वो किस में ब्रेक हो गया है? के में और डब्ल्यू में, इन्हीं दोनों में ब्रेक हुआ है, ई इक्वल टू के प्लस डब्ल्यू। अब ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर के गए हुए हैं, तो ई इक्वल टू के प्लस डब्ल्यू। तो अगर मुझे के लिखना हो तो हम कितना लिख सकते हैं? के इज इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू, और यहाँ पे के कैसा है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू। ठीक बात है। अच्छा, तो यहाँ से के मैक्स इज इक्वल टू ई को हम कितना लिख सकते हैं? ई इज एच न्यू, और वर्क फंक्शन कितना होता है? एच न्यू नॉट। न्यू नॉट हमारी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलना स्टार्ट करता है। न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब वो मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है जिसको कैप्चर करके एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जो है निकलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो के मैक्स इज इक्वल टू, अच्छा अब इसको हम एच न्यू को एच सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं और एच न्यू नॉट को एच सी बाई लेमडा नॉट लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, यहां से क्या कॉमन आपको दिख रहा है? एच सी इज कॉमन नाउ, तो एच सी को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर कितना बचा? 1/λ माइनस 1/λ नॉट। तो यहाँ से के मैक्स, यही आपका आइंस्टाइन की इक्वेशन का डेरिवेशन भी है एक तरीके से। के मैक्स इज इक्वल टू एच सी इंटू 1/λ माइनस 1/λ। दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आप इसको ध्यान रख सकते हो। अच्छा ओके, एच की वैल्यू आपको पता है, सी का पता है, और यहां से आप सॉल्व कर ले। ठीक है, ओके नाउ अब यहां से आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मान लो निकाल लिए, और यहां से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई, जूल में ले जाना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दिए, वो जूल में आ गई। तो थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स में आपको कैलकुलेशन वाला पोर्शन ठीक करना होता है, मतलब आपको गुना भाग ठीक ठाक आना चाहिए, तो आप सवाल को इजिली हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं नाउ। जैसे यहां तक आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना इक्वेशन क्लियर है। थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ओके, सो नाउ अच्छा, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला, जैसे के मैक्स अभी हमने बताया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल में कितना होता है आपका? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले जो सवाल हैं आपके, स्टॉपिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करो? के मैक्स निकाल लो, और के मैक्स की वैल्यू कितनी? ई इंटू, यहाँ पे ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और इसकी वैल्यू कितनी? 1.6
10 to the power माइनस इंटू वी नॉट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये केएमएक्स आपका सोल्व हो गया। उसके बाद आपका आता है फोटोन की मोमेंटम कितनी होगी, वो वाला देख लो। मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन का मोमेंटम देखो, फोटोन का मोमेंटम है तो P इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे यूज होने वाला है, E बाई सी। P इक्वल टू E बाई, E एनर्जी है और C स्पीड ऑफ लाइट है। अब चाहो तो इसको ऐसे याद कर लो, एच न्यू बाई सी। ठीक है, कई जगह आपके वो वाले भी सवाल एग्जाम में आते हैं जहाँ पे आपको पावर कैलकुलेट मतलब वो नंबर ऑफ फोटॉन्स वगैरह निकलवाता है। तो आप न्यू को अगर इसको एच न्यू जैसे ई पी इक्वल टू ई बाई सी, एच न्यू बाई सी हो गया ना, आप एच एन टाइम्स एच न्यू बाई सी भी कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स वगैरह निकल रहे हैं, तो आप वहां से ये भी निकाल सकते हो। हालांकि मोमेंटम वाला कितना है आपका, मोमेंटम ऑफ फोटोन पी इक्वल टू ई बाई वाला। अच्छा, अगर कोई फोटोन जैसे मूव कर रहा है तो मूविंग मास ऑफ फोटोन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से मूविंग मास ऑफ फोटोन भी आप निकाल सकते हो। इस पे भी थोड़े बहुत सवाल आपको मिल जाएंगे। मूविंग मास ऑफ फोटोन, मूविंग मास ऑफ फोटोन एम, एम फॉर मास। मूविंग मास ऑफ फोटोन आपका होता है एम इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी स्क्वायर। मूविंग मास ऑफ फोटोन एम इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी स्क्वायर। सी अगेन स्पीड ऑफ लाइट है, तो आप यहाँ से उसको कैलकुलेट कर सकते। नाउ वी गो टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसको हम लेमडा डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू एच बाई पी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज h by p, this is equal to h by, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपका होता है h by p एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड h by m भी। m मास है, v वेलोसिटी है। ठीक है, और अगर आप फोटोन की बात कर रहे हो तो फोटोन के केस में फोटोन किससे चलेगा, लाइट की स्पीड से। तो दिस इज इक्वल टू h by m इंटू से चलेगा लाइट की स्पीड से। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा डी इज h by p, दिस इज इक्वल टू h by m भी और h by ये वाला चीज होगी। ठीक, नेक्स्ट। तो हम तो नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, अच्छा यहाँ तक हमारा हो गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ तक समझ में आ गया। अच्छा, जो मैटर वेव है उनको हम, अच्छा डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम कई सारे टर्म्स में देखते हैं, जैसे हमने एच बाई पी देखा, एच बाई एम भी देखा, एच बाई एम सी देखा, फोटोन का अगर निकालना हो तो। वैसे ही जो मैटर वेव है इनके हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी देखते हैं। और एनर्जी इज वर्क डन, जितना आप वर्क करते हो उसको करने में आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है, तो वर्क डन क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो हम उस टर्म्स में भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैटर वेव इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आप ऐसा समझ लो कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज द मैटर वेव। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ लेमडा डी मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टर्म्स ऑफ काइनेटिक डी ब्रॉगली वेवलेंथ को अगर हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में देखें तो कितना होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाता है लेमडा डी इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट ऑफ एम के। ठीक है, के फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो वर्क डन, तो अगर इसको आप उस टर्म्स में देखोगे तो यू कैन आल्सो राइट डाउन एच बाई अंडर रूट ऑफ 2 एम
ठीक है। और यहाँ पे Q के रूप में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो h/√m, आप ऐसे भी, तो एक ही चीज के लिखने के अलग अलग। ये वाला फॉर्मूला जो क्यूबी वाला, ये कब आप यूज करते हो, जैसे मान लो मैटर वेव है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उस वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो वैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कौन कराएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसका ये वाला हो गया। अच्छा, इसमें इसके अलावा कुछ कुछ ग्राफ रिलेटेड सवाल बहुत आते हैं इसमें, ठीक है, तो एक बारी हम ग्राफ वाला भी देख लेते हैं नाउ, ठीक है। तो सम, यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ, सम क्वेश्चन also ask terms of, तो ग्राफ रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं उनको आप कैसे हैं, देखो यार, ग्राफ रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बेटा, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो कौन कौन से ग्राफ हैं जिसपे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो कुछ कुछ बेसिक ग्राफ है। जैसे आपका जो सबसे पहला ग्राफ आता है वो आता है इंटेंसिटी वाला है, तो एक आपका ग्राफ है कि ग्राफ ऑफ, क्या उसको बोलते हैं, एक आपका आता है इंटेंसिटी वाला ग्राफ, तो उसमें दो टाइप के सवाल बनते हैं ग्राफ से, है ना। तो आपका पहला आता है ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी, देखो एक इसमें आता है ग्राफ ऑफ किसका किसका, देखो अच्छा इंटेंसिटी वाले में दो टाइप के सवाल, एक तो ग्राफ वाला है और फिर वो ये भी पूछता है कि किसके बढ़ने से कौन सा कांस्टेंट होगा, कौन सा कम होगा डेटा या ज्यादा होगा, तो वो वाला देख लेते हैं। तो ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है मतलब मैटर, उस पे मैटर पे, तो मेटल पे, तो ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट graph of intensity of incident radiation and kinetic energy of and kinetic energy of photoelectron, देखो यार इसके ग्राफ कैसे हम प्लॉट करेंगे, तो इसमें दो टाइप के ग्राफ है। पहला आपका काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ, यस, किसके बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। सपोज करो आपका वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी के है और यहाँ पे आपका इंटेंसिटी, तो इसका जो ग्राफ आता है आपका वो कैसा ग्राफ है, एक लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब अच्छा देखो जरा इस ग्राफ का क्या मतलब है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। आप इंटेंसिटी को बढ़ाते जाओ, यानी कि एक्स एक्सिस पे आप ये इंटेंसिटी वाले नंबर, तो एक्स एक्सिस पे आप इंटेंसिटी बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, लेकिन हर एक जगह वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की क्या है, कांस्टेंट। मतलब ऐसे समझो कि आपको यहां से चल के वहां तक जाना है और ऊपर देखो, मान लो आप चलते गए ऊपर देखते गए, तो इंटेंसिटी बढ़ती गई, लेकिन आप यहाँ पे थे तो भी वैल्यू यही है, यहाँ बढ़ के गए तो भी वैल्यू वही थी, आगे बढ़ के गए तब भी वैल्यू वही थी। यानी कि लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब इंटेंसिटी बढ़ती गई लेकिन काइनेटिक एनर्जी फिक्स रही, यानी कि जो वैल्यू इसके कोरेस्पॉन्डिंग है वही वैल्यू यहाँ पे है, वही वैल्यू यहाँ पे, तो हर एक इंटेंसिटी पे वैल्यू सेम है। तो इंटेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का नंबर तो बढ़ गया, मान लो जैसे जो तुमने रे डाला इंसिडेंट किया,
तो उस जो रे इंसिडेंट हो रही है उसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मान लो इलेक्ट्रॉन का नंबर तो बढ़ गया कि कितने इलेक्ट्रॉन उसके सरफेस पे बाहर आ रहे हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके, लेकिन उसका क्या फिक्स रह गया, बट काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इस ग्राफ से आपको यह सीखने को मिला कि अगर 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 आप इंटेंसिटी को अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो, अगर आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन का नंबर तो बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इंक्रीज हो रहा है, बट काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं। तो इस टाइप के सवाल भी आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। इसी का एक दूसरा ग्राफ भी होता है, उसको भी हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा ग्राफ है, अच्छा नेक्स्ट ग्राफ में क्या करो, सेमी टाइप की ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे हम फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ देख रहे हैं। किसके किसके बीच में, इंटेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ, ठीक है ना। तो ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ किसका, इंटेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और फोटो करंट, ठीक है ना। इंटेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाली ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखना जरा इसके ग्राफ को हम कैसे प्लॉट करते हैं। लेट्स सी, एक तो हमने ये वाला देख लिया है ना, दूसरा ये वाला ग्राफ देखो। तो इस केस में क्या होता है हमारा कि अगर हम तो इसमें जो ग्राफ है आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रही है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का क्या मतलब है, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। इंटेंसिटी एंड फोटो करंट के बीच में हम ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है। यानी कि अगर आप इंटेंसिटी, यहाँ पे अगर हम इंटेंसिटी को रख दें, ये आपका इंटेंसिटी है और यहाँ पे आपका फोटो करंट है। कौन सा करंट है, फोटो करंट। यानी कि अगर आप इंटेंसिटी को एक्स एक्सिस में बढ़ा रहे हो तो आपकी वाई एक्सिस में फोटो करंट भी इंक्रीज हो रही है। यानी जैसे जैसे आपकी इंटेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे आपका फोटो करंट भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से एक चीज समझ, चलो तो एक तो ये वाली चीज हो गई। नेक्स्ट, तो यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ रही है तो फोटो करंट भी बढ़ रही है और लिनियरली बढ़ रही है ना। यहाँ से आप इसका स्लोप भी निकाल सकते हो, tan थीटा वाई बाई एक्स का रेशियो कर दो, आ जाएगा। नेक्स्ट 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 ग्राफ जो है, अच्छा हम एक ये वाला ग्राफ देख लेते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है हमारी किसकी, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू और जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की उसके बीच में ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, देखो जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, और हम किसका देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इसमें भी देखो आपको दो टाइप के ग्राफ देखने को मिलेंगे, मैं दोनों साइड बाय साइड बना देता हूं।
इसका ग्राफ कैसा मिलेगा आपको? तो हम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई और ये आपकी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। एक तो इसमें ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये वाली ग्राफ। दूसरा आपका इसमें ग्राफ मिलता है इसमें ग्राफ ऑरिजिन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, लेकिन इसमें ऑरिजिन से ना पास होकर ग्राफ जो है अब वो क्या हुआ है, इंसिडेंट रेडिएशन ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को लिया और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के थ्रू वो बाहर एमिट हो रही है, इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पे आ रही है। तो यहाँ भी ग्राफ सेम है, काइनेटिक एनर्जी और हम फ्रीक्वेंसी के बीच में ही देख रहे हैं। लेकिन अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी अचीव हो चुकी है, तो मान लो वो यहाँ कहीं है, तो ग्राफ जो है आपका पहले यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ठीक, और उसके बाद ग्राफ, उसके बाद ये वाली फ्रीक्वेंसी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप जैसे इस वाले ग्राफ में देखो, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन अगर हम इसी में पूछे कि क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और थ्रस ये जो न्यू नॉट है, यानी सॉरी वी नॉट की अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज ईवी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला। तो अगर ये बढ़ा तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो आप ये वाला भी डेटा देख सकते हैं, कहाँ से भी सवाल कर, इसमें इसने मिनिमम फ्रीक्वेंसी अचीव की और उसके बाद ये ग्राफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अचीव, यहाँ तक क्लियर। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट हम आते हैं। अच्छा, इसमें जो दूसरा ग्राफ आता है आपका, वो सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट इंटेंसिटी, इस टाइप के जो दो बहुत ही फेमस ग्राफ है। तो जैसे इसमें से एक आपका ये वाला दिखता है, इफेक्ट ऑफ आपका दिखेगा फ्रीक्वेंसी वाला, है ना। तो उसमें से एक ग्राफ हम ये वाला देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ frequency on stopping potential, effect of frequency on stopping potential, effect of stopping effect of stopping potential। देखो यार, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है कि इंटेंसिटी सेम होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो इसका इफेक्ट ये होता है कि सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हम ग्राफ देखते हैं फोटो करंट और जो एनोड वाली पोटेंशियल है उसके बीच में। तो इसमें तो इसमें आपका एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस पे आपका एनोड का पोटेंशियल है, तो आप कलेक्टर पोटेंशियल भी बोलते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल हो गई। और इस पे आपका वाई एक्सिस पे क्या है, आपका फोटो करंट है या फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसके बीच में जब आप ग्राफ देखते हो तो आपको ग्राफ कैसा मिलता है, ध्यान, इसमें आपको ग्राफ मिलेगा
कि इंटेंसिटी जो है वो सेम रहेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बदलती जाएगी। तो जैसे मान लो यहाँ पे जैसे V01, V02, V03 हो गई, ये आपका रिवर्स वाला पोटेंशियल है, ठीक है। V01, V02, V03 स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और इधर आपका क्या है, मान लो फ्री। तो अगर आप इधर पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक आप ये भी चीज देख पा रहे हो कि सबसे बड़ा न्यू 2 है, 1 है। इधर अगर आप देखोगे तो सिमिलरली V03 है, V02 है, और तो ये आपके ग्राफ थे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसका इफेक्ट क्या देखने को मिला कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये इंटेंसिटी है, तो आपने डिफरेंट डिफरेंट फोटो करंट का देख रहे हो आप एनोड पोटेंशियल के साथ। तो इन तीनों अगर आप वेव का देखो तो क्या है, तीनों की इंटेंसिटी सेम है, सेम इंटेंसिटी है बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। इसका ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर है इतना, ठीक है। नेक्स्ट, सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये सारा ग्राफ है, ये वाला आपका ग्राफ हो गया। इसी से मिलता जुलता एक ग्राफ और है, वो कौन सा ग्राफ है, वो आपका इसी का अपोजिट है, जिसमें हम बोलते हैं कि इफेक्ट, वहां पे हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी हम देखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। तो उसमें हमें यह देखने को मिलता है कि उसमें क्या हो रहा है हमारा, कि फ्रीक्वेंसी जो है हमारा वो सेम है बट इंटेंसिटी डिफरेंट हो जा रही है। इसी का मतलब सेकेंड टाइप का ग्राफ है इसी का। तो वहां हम उसको नेक्स्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम किसके किसके बीच में ग्राफ देखने जा रहे हैं, फोटो करेंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, फोटो करेंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। तो हम बोलते हैं कि इफेक्ट ऑफ, इसी का अपोजिट है, तो वी कैन से दैट इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको हम समझते हैं थोड़ा, ये कैसे समझ में हमें आएगा। लेट्स सी दैट इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखना जरा। तो इसमें यह होता है कि आपको ये देखने को मिलेगा कि इंटेंसिटी इसमें कैसा रहेगा, डिफरेंट होगा, बट आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसका इफेक्ट यही है कि सेम फ्रीक्वेंसी होगी बट आपका जो पोटेंशियल है, वो है वो डिफरेंट होगा। सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी। जैसे मान लो इसमें ग्राफ जो है, सपोज यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसा कुछ है ना? तो आप देख पा रहे हो, मान लो ये यहाँ पे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल,
और वाई एक्सिस पे आपका क्या है, फोटो करंट है। तो यहाँ पे मान लो आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है लेट अस सपोज दिस I1 I2 और I3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सबसे ज्यादा क्या है, I3 है, फिर I2 है, और फिर तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, सेम फ्रीक्वेंसी है बट इंटेंसिटी क्या है, डिफरेंट है। तो सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी, सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी। और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट, अभी हमने बताया था, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है कि अभी हम जितना भी पढ़ रहे हैं ना, अभी हम सब बस ये देख रहे हैं कि हमारा एग्जाम का सवाल अच्छे से बन जाए। बाकी अगर आपको किसी को डिटेल में ना, मतलब बहुत अच्छे से अगर 1 to 1 में या बहुत डिटेलिंग में अगर आपको अच्छे से फिजिक्स को समझना है ना, और अगर आपको जेई लेवल, जेई एडवांस लेवल, नीट लेवल, है ना, इस लेवल पे अगर आपको प्रिपरेशन करना है, तो बहुत अच्छे से आपको अगर मतलब स्टडी करना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन विजिट एट Sri Ram Nandini, you can visit at अल्फा 1 अल्फा प्लाजा ग्रेटर नोएडा, ठीक है। आपको मेरे से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और आप अच्छे से उस चीज को जो है आप देख सकते हैं, अच्छे से आप 1 to 1 में उसको पढ़ सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम, है ना। अगर आपको बिल्कुल जेई एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस को हैंडल करना हो, आपको नीट लेवल पे प्रिपरेशन करना हो, तो आप अच्छे से आकर के उस जगह पे मतलब आप अच्छे से उसको कैरी कर सकते, ठीक है ना। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कर सकते हो, अपने डाउट को पूछ सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम, है ना, एट अल्फा प्लाजा अल्फा 1 ग्रेटर नोएडा, ठीक है। यू कैन विजिट एंड आपको बहुत बेहतरीन चीजें जो है वहां पे मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट, तो उसके बाद जो है आपका एनीवे तो इसी बात पे आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा इतना हो गया, ठीक है। अब इसमें जो 2-3 छोटी छोटी चीजें रह गई हैं उसको भी देख लेते हैं फटाफट, है ना। जैसे आपका जो हमने आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक वाली इक्वेशन देखा था, वहां से एक दो ग्राफ के और सवाल बनते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो लेट अस सपोज कि मान लो आपके पास आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी, जो एनर्जी आती थी वो ब्रेक हो जाती थी E = K + W में। तो अगर किसी को K लिखना हो तो वो क्या लिखेगा, E - W लिखेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। ये ऐसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और आपको पता है कि K क्या है ना, K = E - W। अब अगर और इसको आप ध्यान से देखो तो यू कैन से दैट H - W, और अगर आप देखो तो बोल सकते हो H - H0, ठीक है। अब अगर हम इसको हम ग्राफ के फॉर्म में देखें तो वी कैन से दैट K = H - H0, जो कि आपका ये H0 क्या था, वर्क फंक्शन। अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करें तो वी कैन से दैट H = m, y = mx + c होता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c। अगर हम इसका ग्राफ देखें, हम यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं, किसके किसके बीच में ग्राफ देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम ग्राफ देख रहे हैं वो मान लो कि हमने वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी को रख दिया और एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी रख दी। अगर यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी, इसे कंपेयर करना जरा। वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी होगी, एक्स पे हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो हमारा स्लोप क्या हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इंटरसेप्ट कितनी हो गई, माइनस का H0। अच्छा, इंटरसेप्ट क्या होता है कि अगर कोई ग्राफ जो है, कोई लाइन जो है वो वाई एक्सिस को ओरिजिन से कितना ऊपर या नीचे कट कर रहा है, इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ को देखें तो यहाँ पे हमारा ग्राफ कैसा है,
ठीक है, ये हमारा ग्राफ है यहाँ पे। अब देखो ये इसको कहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो वाई एक्सिस पे जो कट कर रहा है वो क्या है, इंटरसेप्ट है। और यहाँ से कंपेयर करो तो इंटरसेप्ट कितना है, वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट। तो यहाँ पे हमारा वर्क फंक्शन कितना हो गया, ये हमारा माइनस डब्ल्यू हो गया, या कहीं कहीं इसी चीज को क्या लिखा रहता है, माइनस एच न्यू नॉट, बोलो एक ही बात है। और ये जहां पे कट कर रहा है वो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस पे जहां कट कर रहा है वो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है ना। इसको जहां कट किया वो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है। ये वाला ग्राफ हो गया। अच्छा, इसका अगर स्लोप देखोगे, स्लोप, तो स्लोप कितना है इस ग्राफ का, स्लोप माने tan थीटा, वो कितना है, वो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट h के बराबर है। क्लियर है ये चीज। अच्छा, इसी चीज को दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हो। दूसरे तरीके से मतलब आप ऐसे समझो कि अगर इसी चीज को अगर मैं ऐसे बोलूं कि आपकी जो ये इक्वेशन है, यहाँ ध्यान देना, ये जो इक्वेशन है E इक्वल टू कितना है, K प्लस W। तो K इक्वल टू कितना है, E माइनस W। अगर हम इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी को अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में देखें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है, EV नॉट, दिस इज इक्वल टू E माइनस W। तो EV नॉट इज इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है, H न्यू माइनस W इज H न्यू नॉट। ठीक है, तो यहां से अगर हम V नॉट को देखें तो अगर हम इससे डिवाइड कर दें E से, तो H न्यू बाई E माइनस H न्यू नॉट बाई E हो जाएगा। अरे बोलो यार, इतना हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो अगर हम इसको ग्राफ को स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट और किसके बीच में देख लेते हैं, V नॉट और फ्रीक्वेंसी के बीच में हम ग्राफ देख रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो उसके बीच में ग्राफ देखोगे तो ये ग्राफ कैसा देखने को मिलेगा, ध्यान देना, इसको कंपेयर करना जरा। तो कंपेयर करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, स्ट्रेट लाइन की ग्राफ है। तो अब देखो y एक्सिस पे क्या आ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, और इंटरसेप्ट कितना हो गया हमारा, एच न्यू नॉट बाई ई। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो ये तो आपकी एक्स एक्सिस पे आ गई, तो बचा क्या स्लोप के रूप में, एच बाई ई स्लोप बच गया, और इंटरसेप्ट निगेटिव है। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस टाइप से। अब इसने यहाँ इसको जहां कट किया और यहाँ वाई एक्सिस को कितने पे कट कर रहा है, ये इंटरसेप्ट हो गया, और वो कितना है, माइनस का एच न्यू नॉट बाई ई। और वी कैन से डेट, माइनस का डब्ल्यू नॉट बाई ई। ठीक है, और इसको जहां पे कट किया वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स एक्सिस पे, जहां ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट हो जाएगा। और इसका स्लोप कितना हो गया इस ग्राफ का, स्लोप मतलब tan थीटा, कितना हो गया इसका, h बाई ई हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट बाई ई, ई इज द इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। नेक्स्ट, यहाँ पे तो यहाँ पे अच्छा, अब अगर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ को थोड़ा सा समझ लें, एक अभी हमने देखा था कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ थी h इज इक्वल टू अंडर रूट 2m था, k इज काइनेटिक एनर्जी थी। तो अगर आप यहां से इसको समझोगे, लेमडा डी इक्वल टू h बाई अंडर रूट 2m k, इसी से आपने ये देखा था h बाई अंडर रूट ऑफ 2m k की जगह हमने e भी देखा था, है ना। तो ये अच्छा, इन दोनों से भी एक ग्राफ वाले सवाल, जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लेमडा है और ये जो v है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं समझने के लिए, h बाई अंडर रूट 2me इंटू 1 बाई अंडर रूट भी। तो अगर हम इस वाले से देख रहे हैं, तो अगर हम लेमडा का रूट भी के साथ ग्राफ देखें, अंडर रूट भी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, तो यहाँ पे ग्राफ आपको कैसा देखने को मिलेगा, अगर आप लेमडा और अंडर रूट भी का ग्राफ देख रहे हो, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस रूट भी है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब कोई भी दो नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लाइक दिस। और दूसरा आपका ग्राफ यहाँ पे, दूसरा अगर इस वाले से देखो, तो अगर हम लेमडा का ये ग्राफ 1 बाई रूट भी के साथ देख रहे हैं, किसके साथ देख रहे हैं, 1 बाई रूट भी के साथ, तो अगर आप इसको कंपेयर करो तो आपको नहीं लग रहा है कि ये y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है, जहां पे एम एक्स प्लस सी है, जिसमें ये इंटरसेप्ट 0 है। ठीक है, तो ये आपका y एक्सिस पे हो गया और ये 1 बाई रूट भी हो गई।
तो ये इसका स्लोप के रूप में क्या हो गया, h/√2me, ठीक है, ये आपका स्लोप हो गया यहाँ पे। अगर इसको आप कंपेयर करो तो ये स्लोप हो गई, और ये एक्स एक्सिस पे है, तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन हो जाएगा। तो देखो ये लेमडा वर्सेस रूट वी है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, लेकिन अगर लेमडा डी का 1/√v के साथ है तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है। इतना बात समझ में आ रहा है? ओके। दूसरा चीज, आप लेमडा इक्वल टू h/p भी समझते हो, है ना, लेमडा इज इक्वल टू h/p। तो लेमडा और p इनवर्सली रिलेटेड है, तो अगर आप इसका ग्राफ देखो तो लेमडा और p के बीच में जो लेमडा वर्सेस p का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनवर्सली रिलेटेड। लेकिन अगर हम इसी लेमडा को k के साथ में देखें, ध्यान देना, अगर हम इस लेमडा का ग्राफ को k के साथ देखें, k माने काइनेटिक एनर्जी, तो अगर हम लेमडा वर्सेस k देखें तो कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पास, ये सॉरी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लेमडा वर्सेस 1/√v वाला ग्राफ है ये पोटेंशियल हो गई। अच्छा देखो, प्लैंक्स कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, m। अब मान लो कि जैसे एक ही एटम के दो न्यूक्लियस के बारे में, मतलब उसके आइसोटोप के बारे में बोल रहा है। जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन के वो ले लिया, ड्यूटेरियम ले लिया, ट्राइटियम ले लिया, है ना, 1s2 1s3 ले लिया। अब इनके मान लो मास के रिलेटेड अगर कुछ पूछ रहा है तो हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देना जरा, इस टाइप के सवाल भी आते हैं। जैसे मान लो अगर इसी को मैं अगर ऐसे समझूं कि ये हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा डी है और ये हमारा 1/√v है। अब अगर मान लो मैंने एक ग्राफ ऐसे बनाया, दूसरा ग्राफ ऐसे बना दिया, ये इसकी स्लोप है और ये इसकी स्लोप है। मान लो ये लाइन ए है और ये लाइन बी है। लाइन ए जैसे इसका एंगल है थीटा ए और इसका एंगल है थीटा बी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो स्लोप है आपका, जो स्लोप है वो होता है tan थीटा। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। तो जिसका थीटा बड़ा होगा उसका tan भी बड़ा होगा, यानी उसका स्लोप भी क्या होगा, बड़ा होगा। अरे बोलो यार। और अगर इस फॉर्मूले से आप देखोगे यहाँ पे इस वाले में, तो आपका जो स्लोप है यही है स्लोप, दिस इज द स्लोप, अभी हमने मार्क भी किया था। तो ये जो स्लोप है आपका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√m के। अरे है या नहीं है? तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा। तो अगर आपका स्लोप कम हो रहा है तो आप यहां से देख लो कि अगर जैसे मान लो मास कम है तो स्लोप ज्यादा है, क्लियर। और अगर मास कम है तो स्लोप ज्यादा है, ये चीज क्लियर है। तो आप यहां से इस टाइप के क्वेश्चन को भी आंसर कर सकते हो, क्लियर है इतना चीज, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों में देखें तो किसका मास कम किसका मास ज्यादा, किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप ज्यादा है, बी का स्लोप ज्यादा है क्योंकि इसका थीटा बड़ा है। अगर इसका स्लोप ज्यादा है तो बी वाले का अगर मास में देखूं तो बी वाले का मास कम हो गया ए वाले से। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन का भी आप आंसर कर सकते हो। एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगा, जैसे आप जो एनर्जी यूज करते हो ना, E इक्वल टू hc/λ वाला, है ना, तो वहां पे आप hc की डायरेक्ट वैल्यू 12.27 वाला भी यूज कर सकते हो ना, 12.27/λ। बट वहां से जो आंसर आप निकालते हो, जैसे एनर्जी निकाल रहे हो या कुछ भी, तो वो देख लेना यूनिट कन्वर्जन वगैरह का, है ना। तो आई होप कि मतलब हमने अप्रोक्सीमेटली सारी चीजों को कवर करने की कोशिश किया ऑलमोस्ट, ठीक है। बाकी एक दो चीजें हो सकता है रह भी गई हो, आई डोंट नो, बट आई विल ट्राई टू कवर ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। आप इसको रिवाइज करके डायरेक्ट गो टू द PYQ और आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। आप अगर इतना भी करके चले जाते हो तो भी आप मतलब डायरेक्टली भी वहां पे एग्जाम में सवाल करोगे तो बन जाएंगे, है ना। तो आप इसको रिवाइज करते रहिए और आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए आपको गुड लक, है ना। और हमेशा जो है ना, लक से ज्यादा अपनी प्रैक्टिस पे भरोसा करना चाहिए, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास आपका रह गया एटम, न्यूक्लियस और सेमीकंडक्टर। तो मैं कोशिश करूंगा कि कल आपको ये सारी चीजें मिल जाए, ठीक है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, ठीक है। और हम मिलते हैं कल, आप पढ़ाई करते रहिए, ओके। तो ठीक है।